नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड विपाटन के बाद में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है, इस बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। इलेक्ट्रॉन के वितरण से पहले एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। यह तो हम जानते ही हैं कि अष्टफलकीय संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की तरफ लिगैंड अक्षों की दिशा में अप्रोच करते हैं। इस वजह से वे डी ऑर्बिटल्स जो अक्ष की दिशा में स्थित हैं, अर्थात डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वह ज़्यादा प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। इन दोनों ऑर्बिटल्स को सम्मिलित रूप से ईजी कहा जाता है। इसके विपरीत वे डी ऑर्बिटल्स जो अक्षों के बीच में है, अर्थात डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन तीनों को सम्मिलित रूप से T2G कहा जाएगा। अष्टफलकीय संकुलों में लिगैंड सीधे ही इन ऑर्बिटल्स की तरफ अप्रोच नहीं करता है, इसलिए इन तीनों कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है, जबकि ईजी कक्षक यानी कि डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यह जो डी कक्षकों का विपाटन हुआ है, ये दो ऊर्जा स्तरों में जो बढ़ गए हैं, इन दोनों स्तरों के बीच की जो ऊर्जा का अंतराल है, जो एनर्जी गैप है, उसको डेल्टा ओ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ ओ ऑक्टाहेड्रल के लिए लिया गया है, तो जो एनर्जी का जो गैप है, जो ऊर्जा का अंतराल है, उसे डेल्टा ओ या 10 डी क्यूब कहा जाता है। जो ईजी ऑर्बिटल्स है वह 0.6 डेल्टा ओ से रिपेल्ड होती हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि T2G ऑर्बिटल्स जो है वो 0.4 डेल्टा ओ से स्टेबलाइज होती हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। अब एक नज़र हम डाल लेते हैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बीच में अंतर का। आपके स्क्रीन में लेफ्ट हैंड साइड में टेट्राहेड्रल फील्ड में डी कक्षकों का विपाटन दर्शाया गया है और राइट हैंड साइड में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डी ऑर्बिटल्स का विपाटन दिखाया गया है। चित्र से यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही मामलों में जो कक्षकों का विपाटन है वो एक दूसरे से विपरीत है। जहाँ एक और ऑक्टाहेड्रल में T2G ऑर्बिटल्स की ऊर्जा कम हो जाती है, वहीं टेट्राहेड्रल फील्ड में T2G ऑर्बिटल्स की ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में EG ऑर्बिटल्स अर्थात डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि टेट्राहेड्रल फील्ड में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर, इन दोनों ही ऑर्बिटल्स की ऊर्जा कम हो जाती है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ चित्र में आप दो स्थितियाँ देख पाते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग फील्ड की स्थिति और दूसरा वीक फील्ड की स्थिति। अगर हमारा केंद्रीय धातु आयन जो सेंट्रल मेटल आयन है वह D1 स्टेट का है, अर्थात उसके D में एक कक्षा एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, वह इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में ही जाएगा।
और हम ये पहले चर्चा कर चुके कि जब इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में जाता है तो वह 0.4 से स्थायित्व प्राप्त करता है, और जब Eg ऑर्बिटल में जाता है तो 0.6 से अस्थायित्व प्राप्त करता है। क्योंकि D1 सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वह T2G ऑर्बिटल में ही जाएगा, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो वह T2G में ही जाएगा, और जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी वह आपको स्क्रीन पर दर्शाई गई है कि 0.4 डेल्टा O होगी। अब बात करते हैं D2 सिस्टम की। D2 सिस्टम यानी केंद्रीय धातु आयन के D ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का होना। लिगेंड चाहे वीक हो चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, दोनों ही केस में, दोनों ही अवस्था में यह जो इलेक्ट्रॉन है यह T2G अवस्था में ही रहेंगे, और जब ये T2G अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसके लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा जो है 0.8 डेल्टा O होगी। अब बात करते हैं D3 सिस्टम की। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है कि D3 सिस्टम में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों स्थिति में यह इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल्स में रहेंगे, और जब तीनों ही इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में है तो इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 3 multiplied by 0.4 that is 1.2 डेल्टा O होगी। अब बात करते हैं D4 सिस्टम की। अभी तक हमने देखा कि D1, D2 और D3 तीनों ही सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन है वह T2G ऑर्बिट में ही रहता है, लेकिन D4 इस लिहाज से थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है यानी कि लिगेंड अगर वीक है तो इनकी पेयरिंग रहेगी। उस स्थिति में, स्ट्रॉन्ग फील्ड की स्थिति में, जो चारों इलेक्ट्रॉन है वह T2G में रहेंगे। पहले तीनों जो कक्षक हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और फिर चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो चौथे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। इस तरह से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड सिस्टम में रहेंगे। लेकिन अगर सिस्टम वीक फील्ड है और हमारे पास D में कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो शुरू के 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में होंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, क्योंकि वीक फील्ड होने की वजह से इनकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो यह कहा जा सकता है कि D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेटल आयन के पास में 2 स्थिति है कि या तो चारों इलेक्ट्रॉन T2G में चले जाएं या 3 इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल्स में और 1 इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिट में चला जाए। और इलेक्ट्रॉनों के इस वितरण के हिसाब से ही हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। जहाँ तक बात है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की, तो यहाँ हमें यह 2 तरीके से कैलकुलेट करनी होगी। पहले बात करते हैं हाई स्पिन की। हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड की। तो जैसा आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि वीक फील्ड में 3 इलेक्ट्रॉन T2G में है और 1 इलेक्ट्रॉन Eg में है। तो हाई स्पिन के लिए जो CFSE की गणना करेंगे 3 multiplied by 0.4 minus 1 multiplied by 0.6, तो नेट रिजल्ट आएगा 0.6 डेल्टा O। और यदि यह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है अर्थात स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ तो पहले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों ही इलेक्ट्रॉन
T2G ऑर्बिट में रहेंगे और Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो लो स्पिन के लिए जो CFSE मान की गणना है आपके स्क्रीन में बिल्कुल नीचे वाली पंक्ति में दर्शाई गई है कि 4 इलेक्ट्रॉन T2G में है तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.4 से, और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.6 से। इस प्रकार से कुल जो ऊर्जा है वो 1.6 डेल्टा O हो जाएगी। अब बात करते हैं D5 सिस्टम की, यानी कि D ऑर्बिटल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि हमने D4 सिस्टम में देखा था, ठीक उसी तरह से D5 सिस्टम होगा। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड है और D में 5 इलेक्ट्रॉन है तो पांचों ही T2G में होंगे। दो दो कर दो जोड़े तो पेयर कर लेंगे और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के मामले में जो कुल 5 इलेक्ट्रॉन है वो पांचों ही T2G में है। उनमें से 4 इलेक्ट्रॉनों ने तो दो दो के जोड़े बना लिए हैं, जबकि पांचवा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। यदि वीक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग पहले नहीं हो पाएगी जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में नहीं चला जाता। तो यहाँ हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन 5 है और वीक फील्ड है तो पांचों इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर T2G में 3 जाएंगे, फिर 2 Eg में जाएंगे। यह चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में दो तो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि वीक फील्ड के मामले में पांचों ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। अब जब इनकी ऊर्जा की गणना करते हैं तो हाई स्पिन के मामले में 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आप चित्र में देख पा रहे होंगे T2G में है और 2 इलेक्ट्रॉन Eg में है, तो कुल जो नेट ऊर्जा है उसका मान 0 है। जबकि लो स्पिन के मामले में, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के मामले में, आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि पांचों ही इलेक्ट्रॉन T2G में है, तो इसलिए इनके लिए जो ऊर्जा की गणना करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 माइनस 0, क्योंकि Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0.6 और जो नेट रिजल्ट होगा वो आएगा 2 डेल्टा O। अब बात करते हैं D6 सिस्टम की, अर्थात D ऑर्बिटल्स में कुल 6 इलेक्ट्रॉन। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पहले पेयरिंग होगी। हमारे पास 3 ऑर्बिटल है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दो दो कर सभी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, सबकी पेयरिंग हो जाएगी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कोई नहीं बचेगा। चित्र में जो नीचे दर्शाया हुआ है कि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वीक फील्ड में अगर कुल इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो शुरू में पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिटल में पेयरिंग करेगा, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। जब इनके CFSE मानों की गणना करेंगे तो हाई स्पिन अर्थात वीक फील्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन तो T2G में है और 2 इलेक्ट्रॉन Eg में है। जब इसकी गणना करेंगे, जैसा कि चित्र में नीचे आपको स्क्रीन में नीचे दर्शाया गया है, तो इसका नेट वैल्यू आएगी 0.4 डेल्टा O। और जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है अर्थात स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन T2G में है, तो ऊर्जा का जो कुल मान जो आएगा 2.4 डेल्टा O, 2.4 डेल्टा O होगा। D7 सिस्टम, जैसा हमने D6 में देखा, D5 में देखा, D4 में देखा, ठीक उसी तरह से जब 7 इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन तो T2G में पेयर हो जाएंगे और सातवां जो इलेक्ट्रॉन है वह Eg में चला जाएगा, वह अनपेयर्ड रहेगा। यह आप अपने चित्र में लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड D7 सिस्टम में 6 इलेक्ट्रॉन तो T2G में चले गए
और पेयर्ड हो गए। जो सातवां इलेक्ट्रॉन है वह Eg में है और अनपेयर्ड है। इस प्रकार से इस पूरे सिस्टम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जबकि वीक फील्ड होने में पहले 5 इलेक्ट्रॉन एक एक कर पांचों d ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। उसके बाद के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह T2g में जाएंगे और 2 जगह पेयरिंग करेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इस प्रकार वीक फील्ड D7 सिस्टम में 2 तो इलेक्ट्रॉनों के युग्म है, 2 जगह इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इसे भी चित्र में नीचे दर्शाया गया है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसके लिए CFSE मान की गणना करेंगे तो वीक फील्ड में 5 इलेक्ट्रॉन T2g में है तो 5 × 0.4 और 2 इलेक्ट्रॉन Eg में है तो उसको 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया तो इक्वेशन हो गई 5 × 0.4 माइनस 2 × 0.6, तो नेट रिजल्ट हो गया 0.8 डेल्टा O। जहाँ तक बात करें लो स्पिन की तो 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं T2g में, तो उनको मल्टीप्लाई किया गया है 6 को 0.4 से, और एक ही इलेक्ट्रॉन है Eg में तो उसको मल्टीप्लाई किया गया है 1 को 0.6 से। तो इस प्रकार से नेट रिजल्ट 1.8 होगा। अब D8 सिस्टम की बात करते हैं। हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण अलग अलग तरह से होगा, लेकिन अंतिम स्थिति एक ही होगी। वह यह होगी कि T2g में 6 इलेक्ट्रॉन और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। वितरण के क्रम में फर्क यह है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के मामले में पहला इलेक्ट्रॉन T2g में, दूसरा इलेक्ट्रॉन T2g में, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी T2g में, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वह Eg में जाने की बजाय T2g में पेयरिंग करेगा। जबकि वीक फील्ड में जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वह T2g में पेयरिंग करने की बजाय Eg ऑर्बिटल में चला जाता है, जैसा हमने D4 सिस्टम में देखा था। तो इलेक्ट्रॉन भरे तो अलग अलग क्रम से जाएंगे, लेकिन इनकी जो अंतिम स्थिति होगी D8 सिस्टम में वह एक समान होगी। तो यह भी कहा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, D8 सिस्टम के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई फर्क नहीं आएगा और वह होगा T2g6 Eg2। और इसके लिए उनकी CFSE मानों में भी कोई फर्क नहीं होगा। लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो या लिगेंड वीक हो, कॉम्प्लेक्स चाहे लो स्पिन हो चाहे हाई स्पिन हो, उनकी CFSE की मानों में कोई अंतर नहीं आएगा। आपकी स्क्रीन में नीचे की तरफ जो 2 इक्वेशंस दिखाई गई हैं उनसे ये क्लियर हो जाता है, उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि D8 के लिए केंद्रीय धातु आयन के D8 सिस्टम के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान 1.2 डेल्टा OE होगा, लिगेंड चाहे वीक हो या लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो। अब बात करते हैं D9 सिस्टम की। जैसा कि हमने D8 में देखा था, ठीक उसी तरह से यहाँ भी अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केंद्रीय धातु आयन का वही होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, और यह विन्यास होगा T2g6 Eg3। D8 की तरह ही इनके भी नेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो चाहे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, और इसका मान 0.6 डेल्टा O होगा। D10 सिस्टम यानी कि केंद्रीय धातु आयन के d ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भरे हुए हैं। इनमें अब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है d ऑर्बिटल्स में
10 इलेक्ट्रॉनों को भरे जाने का। इसलिए D10 सिस्टम की जो CFSE की मान है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, यानी कि हाई स्पिन हो या लो स्पिन हो, उनमें कोई फर्क नहीं होगा, ये मान 0 है। यहाँ पर जो हमने D1 सिस्टम से लेकर D10 सिस्टम तक एक एक की चर्चा की कि किस तरह से उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और किस तरह से उनके CFSE का मान निकाला जाएगा। इसमें आपने देखा होगा कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इन्वॉल्विंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल, the actual CFSE is reduced by the energy spent on pairing the electrons। अर्थात जब कभी जो हमने D1 से लेकर D10 सिस्टम तक हमने अभी चर्चा की थी, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी और वीक फील्ड में भी, जहाँ कहीं भी हमने इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग होने की बात की थी, तो कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने पर भी खर्च होगी, तो जो CFSE का जो कुल मान है उसके मान में कमी आएगी। तो याद यह रखना है कि जहाँ कहीं भी हमने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की है, तो जो CFSE का मान जो हम कैलकुलेट करते हैं उससे वह कुछ कम होगा, क्योंकि वह जो ऊर्जा है वह इलेक्ट्रॉनों के पेयरिंग पे खर्च होती है। D4 से D7 सिस्टम तक जब हमने देखा था, उनमें हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की जो CFSE के मान थे उनमें फर्क आता है। तो जो वीक लिगेंड है, जो दुर्बल लिगेंड है, वह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देते हैं, जबकि जो प्रबल लिगेंड है वह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देते हैं। और चूंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में फर्क आता है, तो उनकी CFSE के मानों में भी फर्क आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अलग अलग D सिस्टम है, D1 से लेकर D10 तक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, उनको यहाँ एक सारणी में दिखाया गया है। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में D1 से D10 तक केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है कि केंद्रीय धातु आयन के D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। D1 प्रदर्शित करता है कि केंद्रीय धातु आयन के D ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से D2 बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। उसके अगले कॉलम में हाई स्पिन में उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगा वह दर्शाया गया है कि हाई स्पिन अगर है और D1 सिस्टम है तो पहला इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है कि D4 सिस्टम है तो वह EG में जा रहा है। लेकिन अगर यही लो स्पिन की बात होती तो वह चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाता, न कि EG में जाता। T2G में एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती। इसी प्रकार से जो हमने चर्चा की उन सभी मानों को यह सारणी रूप में दर्शाया गया है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में किस तरह से D ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, और स्प्लिटिंग होने के पश्चात D1 से लेकर D10 सिस्टम तक इन स्प्लिट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड किस तरह से इलेक्ट्रॉन के वितरण को प्रभावित करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का वितरण हो जाता है तो उससे किस तरह से CFSE के मान प्रभावित होते हैं। धन्यवाद।